बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। राकस ने सियाना को कमरे से निकाल दिया था, मगर अब सोच रहा था कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। उसे तो उस जादू करने से प्यार जताकर उसकी कमज़ोरी जानी थी, मगर अब उसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन ये उसकी खाम ख्याल थी कि वो अब उसके पास नहीं आएगी, ये उसे मुंह मोड़ लेगी। वो तो आई ही उसके लिए थी, तो उसका पीछा कैसे छोड़ते जिसके लिए वो इतनी चालें चल कर यहाँ तक आई थी। वो नाश्ता करने के लिए बाहर जाने लगा। जब वो इजाज़त लेकर उसके कमरे में आ गया, वो उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। राकस को खबरदार कर दिया था कि वो लोग बस उस पर जादू करके उसके दिल का हाल नहीं जान सकेंगे, मगर खाने में कुछ मिलाकर तो दे ही सकते नहीं, जैसे कि फ़िरौन को दिया गया। राकेश समझ गया था कि वो उसकी जान नहीं छोड़ने वाले, तो उसने नज़रअंदाज करने का सोचा ताकि वो किसी और तरह मैल हो। इसलिए जैसे ही वो मुड़कर खादमा से खाना दस्तरखान पर रखवाने लगी, वो फट से बाहर निकल गया। अब उसे 3 दिन से पहले इन जादूगरों की कमज़ोरी जानकर उनका खात्मा करना था, ताकि वो लोग पूरे मिस्र में अपने काले खलीज जादू की जड़ें ना फैला सकें। वो अपने पुराने वफादार खादिम जो कि अस्तबल का निगरान था उसके घर चला गया और उनको सारा माजरा सुनाया। उनका बेटा राकस का दोस्त था, उस पर राकस का दोस्त होने की वजह से महल में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। उसने राकस को खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी ले ली। सारा टाइम उन लोगों के पास गुजार कर शाम को राकस अपने कमरे में आया तो सियाना को वहीं अपने बिस्तर पर दराज देखा तो उसका खून खोल उठा। एक तो गुस्सा अपने भाई के उस औरत के धोखे के साथ, दूसरा उन लोगों की गद्दारी का। राकेश आम हालात में बहुत नरम मिजाज लड़का था, मगर इस टाइम इसको ऐसा गुस्सा आया था कि उसने बाजू से पकड़कर सियाना को बिस्तर से खींच के नीचे फेंक दिया। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बिस्तर पर लेटने की? आप मेरे भाई की बीवी हैं, मलका हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं कि आप मालकिन हैं यहाँ की। अभी के अभी निकले मेरे कमरे से, वरना मैं भाई को बाद में बताऊँगा, पहले खुद आपका हशर बिगाड़ूंगा। आपने मुझे बेगहरा समझा हुआ जो अपने भाई की इज्जत को नज़र भर के भी देखूं। मगर राकेश मेरी बात तो सुनो। वो गुड़गुड़ाए, आप भाईजान के साथ करना जो भी बात करनी हुई अभी जाए। उसने बाजू से पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया और उसको जाने के बाद खुद फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपना बेसहारा और गैर महफूज लग रहा था। वहाँ पे दूसरा फ़िरौन का अमल जारी था। दिन के वक्त वो तह खाने के एक कोने पे बने सुराग में से आती हुई धूप के सामने बैठा रहता था। उसकी ताकतें बड़ी हद तक बहाल हो गई थी, मगर जो अंदरूनी टूट फूट हुई थी उसने और सियाना के धोखे ने उसका हौसला छीन लिया था। आज अमल का तीसरा और आखिरी दिन था। सियाना का शैतान बाप राकेश से मिलना चाहता था, मगर सियाना ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि वो राकेश से दूर है। आज फिर वो राकेश के पास आई थी, लूटा फूटा हालिया बना के। राकेश अभी नाश्ते से फारिग हुआ था और अपने दोस्त के साथ बैठा मौजूदा हालात पर तबसरा कर रहा था। उसके दोस्त का ख्याल था कि उसे सियाना के साथ नरमी से बात करनी चाहिए थी, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे जब वो आई और आके ज़मीन पर बैठ के रोने लगे। राकेश का दोस्त बुखला कर जल्दी से बाहर निकल गया, मगर जाते जाते वो उस औरत की अदाकारी पे अश अश करना नहीं भूला था। उसके रोने पर राकेश ज़रा देर को परेशान हुआ था, मगर फिर नफरत से उसके रोने को देखने लगा। जब उसने अपना ड्रामा बंद किया तो उसे पूछना पड़ा, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? भाईजान तो ठीक है ना? तुम्हारे भाईजान का कोई अता पता नहीं, आज तीसरा दिन हो गया। क्या भाईजान गायब है और आप मुझे आप बता रही हैं? कहाँ गए थे वो? उनकी कोई लड़ाई हुई क्या आपसे? और आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो भी अदाकारी में उसका भरपूर साथ देता हुआ बोला, नहीं वो मुझे बड़े पुजारी से मिलने का बोल कर गए थे, मगर वापस नहीं आए। मैं हर जगह पता करवा चुकी हूँ, मगर वो कभी नहीं आए। अब तुम ही हो जो उनका सुराग लगा सकते हो। मैं उनके लिए बहुत परेशान। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो टसवे बाती हुई बोली। राकेश भी दिल में पेचुताब खाता उस फरेबी नागन को देख रहा था। उसके भाई को डसने के बाद अब उस पर डोरे डाल रही थी। मैं जाता हूँ पुजारी जी के पास। कुछ देर में राकेश पुजारी जी के सामने बैठा हुआ था। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने तासुफ से सर हिलाया और कुछ हिदायत देकर रात को वापस आने का बोलकर वापस भेज दिया। राकेश महल में जाने के बजाय अपने दोस्त की तरफ गया। वहाँ से खाना खाकर वापस महल में गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका पीछा किया जा रहा है। अब उसे अपने दोस्त उसके घर वालों की हिफाजत के लिए भी कुछ करना था। महल में जाते ही उसका दम घुटने लगा था। वो खामोशी से बाग में जाके बैठ गया। थोड़ी देर में वो फिर आ गई थी, परेशान चेहरा बना के। क्या हुआ राकेश, कुछ पता चला उनका? हाँ पता चल गया, वो अपने किसी दोस्त के पास है। उन्हें जहर दिया जा रहा था किसी चीज़ में मिला के। उनका दोस्त भी वो इलाज कर रहा है उनका। क्या जहर? किसने दिया? कुछ पता चला? वो सरासीमा होकर बोली। राकेश ने उसके तासुरात गौर से मुलाजा किए थे।
नहीं अभी नहीं पता, वो ठीक होके आएंगे तो पता चलेगा, मुझे उनके पास ले चलो, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। वो जानता था कि माबद में उनका कोई जादू काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने राकस को फांसने की कोशिश की ताकि उसके ज़रिए फ़िरौन तक पहुंचकर उसकी रूह को कैद कर सके। काली रातें शुरू हो चुकी थी, आज अमावस की रात थी। अगर आज वो लोग अपना काम ना करते तो फिर उन्हें 1 महीना इंतज़ार करना पड़ता और तब तक फ़िरौन की रूह कोई अमल करके ताकतवर हो सकती थी। नहीं, वो अपना इलाज होने तक किसी से नहीं मिल सकते। उसने बात करते हुए सियाना के चेहरे की तरफ देखा। साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर तक झांक कर उसकी बात की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही है, मगर कामयाब नहीं हो पा रही। उसका चेहरा लाल हो गया था, शायद अपनी नाकामी की वजह से। थोड़ी देर वो राकस को पुरसोच नज़रों से देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर उठ के, तुम्हारे लिए खाना भिजवाऊँ? 3 दिन हो गए हैं तुम्हें आए हुए, मगर तुमने एक दिन भी कुछ नहीं खाया यहाँ से। क्या तुम्हें महल का खाना नहीं पसंद? अगर कहो तो मैं खुद कुछ बना के भेजूँ तुम्हारे लिए। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं पहले भी ऐसा ही करता हूँ। वैसे भी मैं आज चला जाऊँगा। कहाँ जाओगे? अभी कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या मतलब? उसके घूरने पे वो गुड़ बुड़ाई। वो मेरा मतलब है कि मैं अकेली हूँ, तुम्हारे भाईजान के आने तक तुम सल्तनत के काम संभालो, दरबार का चक्कर ही लगा लो, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँगी। अच्छा देखता हूँ, अभी आप जाओ, मैंने आराम करना है। अब मुझे सुबह तक कोई तंग ना करे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वो मायूसी होकर वापस चली गई। जिसके लिए इतना स्वांग रचाया था वो तो नज़र भर के भी नहीं देख रहा था। अब उसे जल्दी से फ़िरौन नाम का कांटा निकालना था ताकि वो फिर अपने बाप के साथ मिलकर राकस पर अमल करके उससे शादी करके मिस्र पे हुक्मरानी कर सके। रात होती राकस का दोस्त उसके कमरे में आ गया था। उसने महल के बाग में से एक खुफिया रास्ता बना लिया था राकस और फ़िरौन के कमरे तक रसाई हासिल करने के लिए। राकस ने बिस्तर पर तकिए जोड़कर ऊपर चादर डाल दी ताकि कोई आए भी तो उसे महसूस न हो कि वो बिस्तर में मौजूद नहीं है। दोनों पहले उसके दोस्त के घर गए थे, वहाँ से खाना खा के दोनों मिलके माबद में गए थे। वहाँ बड़े पुजारी से मिलके राकस अकेला तह खाने में चला गया था। वहाँ फ़िरौन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो भागकर उसके पास पहुँचा और उसका सर अपनी गोद में रख कर रोने लगा। रो मत मेरे भाई, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मुँह के जाल में फंस कर न सिर्फ अपनी जान से हाथ धोए बल्कि पूरी सल्तनत को खतरे में डाल दिया। तुम वादा करो इन जादूगर को नेस्तो नाबूद करोगे और एक अच्छे फ़िरौन बनोगे। मैं वादा करता हूँ भाईजान, आपका बदला मैं ज़रूर लूँगा। फ़िरौन ने अपने शाही मोहर वाली अंगूठी वाली उंगली उसके सामने की। ये अंगूठी पहन लो और अपनी जान से भी ज़्यादा उसकी हिफाजत करना। जब भी दिल से मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊँगा। ये कहते ही उसका सर एक तरफ को डलक गया। राकस दाढ़े मार मार के रोने लगा। उसने कांपते हाथों से जैसे अंगूठी फ़िरौन के हाथ से उतारकर अपनी उंगली में पहनी, एकदम पीली सी रोशनी का झमाका हुआ और उसकी अंगूठी कुछ पल के लिए चमक कर रोशनी मासूम हो गई। वो फ़िरौन की लाश को कंधे पर उठाकर ऊपर ले आया था। पुजारी और उसका दोस्त जल्दी से उसके पास है। रो मत मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई तो तुम्हारे पास है, तुम्हारी उंगली में कैद। राकस ने अंगूठी को अकीदत से देखा और चूम लिया। उसके ऐसा करने पे अंगूठी भी पल के पल चमकी थी। पुजारी जी, मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा? आपने बर वक्त पता चला कि मेरे भाई की रूह को इन जादूगरों के कब्जे में जाने से बचा लिया। नहीं मेरे बच्चे, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। काश के रामीस शादी करने से पहले ज्योतिषी से ही रब्ता कर लेता तो उसे खबरदार कर देता। राकेश ने वो सारी रात पुजारी जी के पास ही गुजारी थी। वो उनसे आगे के मामलात के बारे में रहनुमाई लेता रहा। पुजारी ने उसे दिन में सूरज की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने को बोला था, क्योंकि फ़िरौन राह को सूरज से ताकत मिलती थी। तो इस हिसाब से अब राकस को भी सूरज की रोशनी में अहम फैसले करने थे। सुबह होते ही वो सीधा दरबार में गया था। सब दरबारियों की मौजूदगी में उसने फ़िरौन की लाश तख्त पे रखी थी। उसकी सुर्ख आंखें देखकर सब दाड़े मार मार कर रोने लगे। उसका भाई अमूस भी वहाँ आ गया था। वो भी खुद पर जब्त करके खड़ा था। थोड़ी देर में मलका के आने का शोर उठा। अमूस ने उसे देखती अपनी तलवार के दस्ते पे हाथ रखा था। राकस ने जल्दी से आगे बढ़ के उसके हाथ पे हाथ रखा। नहीं भाई, अभी उसका वक्त नहीं है, बस आज का दिन इंतज़ार कर लें। उनके सर उड़ाने का मौका मैं आपको ही दूंगा। मलका ऐसे दाड़े मारे जैसे फ़िरौन के दुख में जान ही दे देगी। वो लोग उसे काले लिबास में रोती बलकती मलका की अगर सच्चाई ना जानती हो तो शायद उसको सर आंखों पर बिठा लेते, मगर उस वक्त तो उनके दिल गमों गुस्से से भरे हुए थे। इतनी देर में मलका का शैतान बाप, जो कि वहाँ तबीब के रूम में था, आगे बढ़ा। जैसे कोई इशारा था, उसी दम मलका बेहोश होकर गिर गई। मलका की दासियाँ आगे बढ़ीं और उसे उठाकर ले गए। तबीब भी उनके साथ ही वहाँ से निकल गया। अमूस ने आगे बढ़कर मुशीर ख़ास को फ़िरौन की वसीयत पढ़ने का इशारा किया। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। वसीयत के मुताबिक फ़िरौन को जहर देकर मारा गया था और उसकी जगह राकस को फ़िरौन नामजद किया गया था और उसे हुक्म दिया गया था कि फ़िरौन की मम्मी को मकबरे में पहुँचाने से पहले उसके कातलों और महल में मौजूद बाकी गद्दारों को इबरत
नाक सज़ा दी जाए। फ़िरौन की लाश को एक दिन के लिए दरबार में रखा गया था ताकि दूसरे ममालिक से आने वाले अमराव बादशाह उसको आखिरी बार देख सके। सारा दिन राकस और आमूस दरबार में ही रहे। पुजारी जी ने महल के गद्दारों और जादूगरों की पहचान के लिए निशानी राकस को बता रही थी। पूरे मुल्क में आम मुनादी करा दी गई थी कि फ़िरौन को जहर देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह उसका शहर के बाहर बड़े मैदान में सर कलम किया जाएगा। सियाना और उसके बाप, जो पहले जहर वाली बात सुनकर परेशान था, ये जानकर कि किसी और को गिरफ्तार कर लिया गया, मुतमईन हो गए थे, क्योंकि अगर अभी शक उन पर आ जाता तो वो कुछ ना कर सकते थे। कल रात उनका सारा अमल ज़ाया हो गया था, क्योंकि वो लोग खुशी के बावजूद फ़िरौन का सुराग लगा सके थे और ना राकस को काबू कर सके थे। अब वो लोग अगली अमौस तक आम से जादूगर थे। अब उन लोगों को फ़िरौन की शाही मोहर वाली अंगूठी की ज़रूरत थी। उसके बगैर मलका भी कोई फरमान जारी नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मलका को उसके बाप ने जानबूझकर मैदान में सजा देखने भेज दिया ताकि वो दुखी होने का ड्रामा करके अवाम की नज़रों में मकबूल हो जाए, और ख़ुद महल में ही रोक गया था ताकि फ़िरौन की अंगूठी चोरी कर सके। राकस ने पहले ही मुआवजे को पर्दों के पीछे छुपा दिया था। अमूस उसके साथ था, जिसे उसने हिदायत कर दी थी कि जैसे ही वो इशारा करे अमूस फ़ौरन उस जादूगर सर कलाम कर दे ताकि उसे कोई मंत्र पढ़ने या चाल चलने की मोहलत ही ना मिले। मैदान में हज़ारों की तादाद में मजमा लगा हुआ था। महल के सारे खुद्दाम और दासियाँ भी वहाँ बुलाए गए थे। इस तरह जो लोग जादू छोड़ के वजीफ़ा ले रहे थे उनको भी बुलाया गया था। आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों को सजाए मौत मिलने वाली थी ताकि अगली बार कोई भी गद्दारी करने से पहले उन लोगों के अंजाम से इबरत पकड़े। वहाँ मैदान में सजा तैयार हो रही थी और इधर महल में तबीब जादूगर फ़िरौन की लाश को उलट पलट कर उसके हाथों की उंगलियां चेक कर रहा था। जब अचानक उसे आवाज़ आई, क्या हुआ, ये अंगूठी ढूंढ रहे हो? राकस ने आगे उंगली आगे की। वो फ़िरौन को अचानक सामने देखकर बौखला गया। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसके पीछे खड़े अमूस ने राकस के इशारे पे उसका सर कलम कर दिया। राकस ने उसकी तड़पती हुई लाश के सामने अपना अंगूठी वाला हाथ किया और बोला, देखें ले भाईजान, आपके पहले दुश्मन को सजा मिल गई है, अब दूसरों की बारी है। उसी दम अंगूठी में पीली रोशनी चमकी। वो दोनों नम आंखों के साथ मुआवजों को उसकी लाश उठाकर मैदान में लाने का इशारा करते हुए वहाँ से निकल गए। मैदान में रश लगा हुआ था। माल के खादमों को अलग खड़ा किया गया था और जादूगरों को अलग। उसी दम फ़िरौन के आने की मुनादी करके सज़ा पर अमल दरामद करवाने का ऐलान किया गया। सियाना ऊंची जगह पर पर्दे के पीछे से देख रही थी। उसका दिल कुछ गलत होने की गवाही दे रहा था, मगर वो ये सोचकर खुद को मुतमईन कर रही थी कि उसके बाप ने अब तक शाही मोहर वाली अंगूठी हासिल कर ली होगी और कुछ ही देर में वो लोग मैदान का नक्शा बदल देंगे और अपने साथियों को छुड़ाकर पूरे मिस्र के हुक्मरान बन जाएंगे। उसी दम उसकी नज़र मसरूफ़ से राकस पर पड़ी, जो मैदान में बड़े पुजारी के साथ खड़ा कुछ मशवरा कर रहा था और मैदान के दूसरे सिरे से बहुत से जलाद दाखिल हो रहे थे। इतनी देर में मुहाफिज भी कपड़े में लिपटी हुई एक लाश को लिया और जैसे ही उन्होंने उस पर से कपड़ा हटाया, सियाना के साथ और भी बहुत सी चीखें मैदान में उभरी। राकस ने नफरत भरी नज़र सियाने पर डाली, जो उठकर मैदान की तरफ भाग रही थी।